सभी को नमस्ते, हाय हेलो। तो आज हम अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जिसको बोलते हैं एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। भी क्यों लाना पड़ा 2020 में, इतने सालों के बाद ऐसे क्या क्या चेंजमेंट करने पड़े और इसमें क्या क्या बदलाव आए और उसके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो सब हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या नियम लेके आए, क्या 12th बेस तक नियम बना, क्या ग्रेजुएशन बेस तक बना, इसमें क्या क्या बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हुई और क्या क्या टीचर्स को एफर्ट लगाने पड़े। तो ये सब आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 5+3+3+4 ये नियम क्या है, मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी में ये क्या नियम था कि भाई इसको समझाना पड़ा सबको कि भाई हम ऐसे हम एक पॉलिसी लाए हैं और उसमें हमने ये प्लान बनाया है। क्या ये जैसे 5+3+3+4 अगर हम इनको काउंट करें तो ये 15, मतलब क्या हम 12th क्लास 15 साल, मतलब क्या है ये 15 साल तक हम 12th पास आउट होंगे। तो ये सब बातों के बारे में डिस्कस करने के लिए ये नई शिक्षा नीति को, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि बच्चों के जो डाउट है वो दूर हो सके। और भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आप लोगों को समझाया जाता है, जो बिल्कुल एक मतलब छोटी सी क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाता है कि भी हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें है 5+3+3+4 का नियम क्या है, मतलब क्या नियम है ये ऐसा। और 10वीं का बोर्ड ख़त्म कर दिया, मतलब सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब सभी उसमें 10th क्लास का बोर्ड क्या है, ख़त्म कर दिया है। एमफिल भी ख़त्म कर दिया है। ये क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 34 साल बाद बदलाव, मतलब इतने साल बाद कैसे बदलाव किया गया। 1968 में हमारा फर्स्ट टाइम जो हमारी एनईपी थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें चेंजमेंट हुआ था। 1986 में, 1986 में हमारा दूसरी बार हुआ था। 2009 में भी हमारी कुछ शिक्षा नीति में चेंजमेंट हुआ था, परंतु जो सबसे बड़ा बदलाव है वो हुआ हमारा 2020 में, मतलब 2020 में। इसमें बहुत चेंजमेंट आया है, ये बहुत सारी चीज़ों को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। मतलब कितने साल बाद, 34 साल बाद इतना बड़ा चेंजमेंट आया है। अब ये हमारा नियम था 5+3+3+4। ये क्या नियम है, ये किस पर डिपेंड करता है, मतलब जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसमें इनका क्या मीनिंग है। तो जो हमारा 5 है, मतलब स्टार्टिंग में जो 5 ईयर था, इसका जो प्लान था वो क्या था, 5 ईयर फंडामेंटल प्लान। क्या था ये हमारा 5 ईयर फंडामेंटल प्लान। 5 ईयर फंडामेंटल प्लान में बच्चा किस क्लास से किस क्लास में जाएगा और उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। मतलब एक 3 साल का बच्चा जो कंप्लीट कर लेता है, 3 ईयर कंप्लीट कर लेता है, उसकी उम्र क्या, उसको मतलब 5 ईयर फंडामेंटल में वो कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा। तो जैसे हमारा नर्सरी क्लास की बात करें, नर्सरी क्लास में जो बच्चा होगा वो 4 ईयर का होगा। कितने का होगा, 4 ईयर का होगा। जूनियर केजी में 5 ईयर का, सीनियर केजी में 6 ईयर का, फर्स्ट क्लास में 7 का, सेकंड क्लास में 8 ईयर का हो जाएगा। ये जो तीनों क्लासेज हैं, ये नर्सरी केजी की जो तीनों क्लासेज है, ये हमारी कहाँ चलेगी, हम आंगनवाड़ी में चलेंगी। पहले आंगनवाड़ी में मतलब बच्चे जाते थे, वहाँ पे बहुत सारे मतलब उनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होते थे कि बच्चों को खिला सके, उनकी एक्टिविटी करा सके, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, वो बच्चों के साथ घुल मिल के रहे। ऐसी कोई मतलब टेक्निक ही नहीं थी अब तक, मतलब था, इतना डेवलपमेंट नहीं था आंगनवाड़ी केंद्रों में। पर अब जब ये जो 3 क्लासेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा जाएगा तो वो जाएगा फर्स्ट क्लास में। तो वो ये जो 3 क्लासेज हैं, वो ये सारा का सारा काम कहाँ चलेगा, हमारा आंगनवाड़ी केंद्रों में चलेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो आशा वर्कर हैं, जो हेल्पर हैं, जो टीचर हैं, उनको इस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भी बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनको उनका डेली रूटीन, उनको क्या क्या सिखाना है, उनको मदर टंग सिखानी है, जो हमारी मातृभाषा है, जो उस एरिए की मातृभाषा
मातृभाषा वो सिखानी है, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को सबसे पहले सीखता है जो हमारी मदर टंग है, मीन्स मातृभाषा है। मातृभाषा को बच्चा सबसे जल्दी सीखता है, क्योंकि वो अपने आस पास के जो एरिए में, जो उसके फैमिली में, उसके पड़ोस में जो बोलते हैं माँ बाप, जो उसके भाई बहन, उसके फ्रेंड वगैरह जो बोलते हैं, उस भाषा को क्या करता है, जल्दी सीखता है। तो ये सारा का सारा डेवलपमेंट हमारा कौन सी क्लास तक होएगा, हमारा सेकंड क्लास तक। ये जो स्टेज है 5 ईयर, जो फंडामेंटल स्टेज है, इसमें कोई भी बच्चे का पेपर नहीं होगा। वो सिर्फ मस्ती करने के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए, उसको एक मतलब बच्चों के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए प्लान किया गया। क्योंकि जो पहले का समय होता था, पहले के समय में बच्चे क्या होते थे, स्कूल से क्या करते थे, डरते थे। स्कूल जाने से क्या करते थे, डरते थे। एक ही आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी या एक जोक भी सुना होगा कि एक बच्चा छोटा सा तो वो स्कूल जाने लग रहा था, उसके पापा और वो जा रहे थे, तो एक रास्ते में एक कसाई बकरे को लेके जा रहा था। तो वो बोला, पापा पापा ये बकरे को क्यों लेके जा रहा है? बोला कि इसको है ना आज, मतलब इसके वो है कि इसको काटेंगे आज, बकरा ईद है। तो वो बोला, ओहो शुक्र है, मैंने सोचा कहीं ये इसको स्कूल लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। तो मतलब ऐसी मेंटेलिटी थी बच्चों की कि स्कूल जाने से वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनमें क्रिएटिविटी जगाने के लिए ये सब क्या किया गया, सरकार ने प्रयास किया गया है कि भाई जो अगर स्टार्टिंग से ही बच्चा एक एक्टिविटी उसकी क्रिएटिविटी के साथ, बच्चों के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए अगर वो स्कूल जाएगा तो उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार ने इस पे क्या किया, ज़्यादा फोकस किया है। अगर हम बात करें 3 ईयर प्रिपरेटरी प्लान की, तो इसमें हमारी क्लास आती है 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। इसमें पेपर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी बच्चे को मदर टंग सिखाई जाएगी या कोई अपने यहाँ जो एक लैंग्वेज है वो सिखाई जाएगी, परंतु मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, मदर टंग पे रहेगा। अब हम जो मेन काम हुआ है वो हुआ है हमारा इस एरिया पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ये क्या है, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इन 3 क्लासेज में बच्चे की जो क्रिएटिविटी, जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है किसी चीज़ को सीखने की, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि 6th, 7th, 8th में बच्चे को कुछ अपनी प्रशंसा सुनने का या अपने द्वारा किए गए कार्य करने की जो प्रशंसा सुनने का क्या होती है, दिलचस्पी होती है। तो इस एज में आके, मिडिल क्लास की एज में आके बच्चे को अगर कोई टीचर या कोई भी ऐसी उसको स्टेज मिल जाती है कि उसके अंदर जो जिज्ञासा है या उसके अंदर जो प्रतिभा है वो उसको दिखा सके, तो बच्चा एक तरफ है ना अपनी लाइफ में सेट हो जाता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को पेंटिंग आती है अच्छी, तो उसको स्टार्टिंग से 6 क्लास से उसको मतलब इतनी ट्रेनिंग दी जाए, उसको इतना उसके साथ उसकी जो एक्टिविटी है उसके साथ की जाए कि भी वो एक अच्छा, मान लो उसको कभी गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो वो एक इतना अच्छा डेवलपमेंट कर ले अपना कि वो पेंटर भी बने, तो वो अपना इतना अच्छा सा अपना मतलब अपना करियर सेट कर सकता है किसी भी फील्ड में, म्यूजिक के, डांस के, पढ़ाई के, मतलब किसी भी फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में। अगर बच्चे के इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में है तो वो क्या हो जाएगा, अपना लाइफ सेट कर ले। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ही बच्चा डिपेंड रहे। बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी क्यूरियोसिटी, मतलब उसकी जिज्ञासा क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, 3 ईयर मिडिल प्लान किया था। इसमें बच्चे को एक और था कि इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जरूर सिखाई जाए। इंडियन लैंग्वेज का मतलब कितनी, हमारी कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा को मतलब बेस मान के और उसको यहाँ पे सिखाया जाए, ताकि बच्चे को जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, जो उनकी इंडियन लैंग्वेज है, कोई भी है जो भारतीय भाषा, वो उनको आ जाए। मतलब कोई गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, पंजाबी है, कोई भी एक भाषा, उस पर क्या किया जाए, जोर दिया जाए। फिर बात करते हैं हम हमारी 4 ईयर सेकेंडरी प्लान की।
4 ईयर सेकेंडरी प्लान, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम 9th क्लास में और 10th में। अब 10th क्लास किसी भी उसमें बोर्ड की नहीं है, ये इसका बोर्ड क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। 9th क्लास हमारा सेम वही 15 ईयर्स की होनी चाहिए, 10th में 16 ईयर्स का बच्चा आना चाहिए, बोर्ड की क्लास नहीं होगी। अगर हम बात करें 11th क्लास की, पहले हम 11th क्लास में जाते थे तो हमारा सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाता था 11th में जाते ही। एक हो जाता साइंस स्ट्रीम, एक हो जाता था हमारा आर्ट स्ट्रीम और एक हो जाता था हमारा कॉमर्स स्ट्रीम। मतलब किसी को कोई कॉमर्स लो या कोई आर्ट लो या कोई साइंस, उनके पास 3 ही ऑप्शन होते थे। परंतु आज के टाइम जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें यह क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अगर आपको आर्ट का कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आपको, अगर मान लो हिस्ट्री पसंद है तो आप हिस्ट्री ले लो, अगर आपको ज्योग्राफी पसंद है तो आप ज्योग्राफी ले लो, अगर आपको फिजिक्स पसंद है तो आप फिजिक्स ले लो, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है, क्या पसंद है, केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो आप केमिस्ट्री ले लो। मतलब कोई भी सब्जेक्ट, मल्टी टैलेंटेड सब्जेक्ट कुछ भी लो आप, और उसमें आप लोगों को मतलब 11th में आपकी बोर्ड की क्लास नहीं होगी, 12th आपकी क्या होगी, बोर्ड की क्लास होगी। सिर्फ नर्सरी से लेके और 12th तक सिर्फ आपकी 12th ही बोर्ड की क्लास होगी। ये किस लिए की है, 10th भी बोर्ड की हटा दी, क्योंकि बच्चे डर जाते थे जब 10th बोर्ड की क्लास आती थी और वो उसको क्लियर नहीं कर पाता था, तो उसमें मतलब उसकी जो प्रतिभा होती थी और दूसरी चीज़ों में जो इंटरेस्ट होता था वो क्या हो जाता था, वहीं ख़त्म हो जाता था। तो इसकी वजह से जो सरकार ने 12th क्लास में क्या किया, मल्टी टैलेंटेड या मल्टी सब्जेक्ट को क्या किया, ऐड किया। और उसमें ये नहीं था कि भाई बच्चे के ऊपर कोई थोप दिया कि भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर किसी बच्चे को मान लो बायो अच्छी लगती है और साथ में हिस्ट्री भी अच्छी लगती है और साथ में अकाउंट भी अच्छा लगता है, तो इन 3 सब्जेक्ट को लेके 1-2 सब्जेक्ट और ऐड करके 5 सब्जेक्ट को लेके आप अपनी 12th पास आउट कर लो। पहले क्या होता था, अगर हमने साइंस टीम ले ली तो उसके साथ हमें मैथ भी लेना ज़रूरी होता था, हमें फिजिक्स भी लेनी ज़रूरी होती थी, हमें केमिस्ट्री भी लेनी ज़रूरी होती थी। मतलब ये सारा क्या होता था, हमारे लिए कंपलसरी होता था। हम ये नहीं था इसको छोड़ के हम ज्योग्राफी ले ले या इसको छोड़ के हम अकाउंट ले ले, ऐसा नहीं होता था। तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके दिमाग पे क्या होता था, प्रेशर होता था। जो हमारी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये किसी एक आदमी ने नहीं बनाई है, ये कस्तूरी रंजन जो बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हैं, मतलब उसकी दक्षता में, मतलब उसने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया। डाटा कैसे कलेक्ट किया, इसको बनाने के लिए 6 या 7 साल लगे हैं। 2014 से इस पे काम हो रहा था, जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया, इसमें हर एक बच्चा, हर एक पंचायत स्तर पे, हर एक स्कूल, छोटा स्कूल, प्राइमरी, मीडियम, हाई स्कूल, हर एक स्कूल बच्चा, हर एक टीचर, सबकी राय ली गई, सबसे पूछा गया कि भाई क्या कमियां हैं, किसको दूर किया जाए, इसके बारे में अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। टीचर्स ने भी अपनी बातें बताई, बच्चों ने भी बताई, पंचायत स्तर पे भी लोगों ने अपने सुझाव दिए, ग्राम सचिव स्तर पे भी लोगों ने सुझाव दिए, जिला स्तर पे भी सुझाव दिए। सब मतलब पूरे देश से करोड़ों की संख्या में सुझाव गए और उन सबको एक साथ रख के तब जो हमारी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया गया। और इस एजुकेशन पॉलिसी पे काम करते हुए जो हमारी सरकार है, उसने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, जो कि वो आपके सामने है कि भाई जब हम अपने टाइम पे पढ़ते थे तो हमें भी एक, जैसे कोई सब्जेक्ट मेरे को किसी भी बच्चे को लगा लो, किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता था, परंतु उसके ऊपर थोप दिया जाता था कि भी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है आपको। परंतु अब क्या है, किसी के ऊपर कोई भी कंपलसरी नहीं है, जिसका मन करे कुछ भी सब्जेक्ट लो, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। अब जैसे मैंने खुद एमएससी फिजिक्स कर रखी है, पर मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। आज मैं खुद यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। अगर उस टाइम पे ये पॉलिसी होती तो शायद हो सकता था कि भी आज मेरी जो नॉलेज है हिस्ट्री के प्रति, जो मेरा लगाव है, या ज्योग्राफी के प्रति जो मेरा इंटरेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा होता। बट एक टाइम के अकॉर्डिंग, एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो क्या था कि हमारे ऊपर थोप दिया था, हमें साइंस वाले बच्चों को सिर्फ यही पढ़ना है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या है, चेंज की गई है।
इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कॉलेज की डिग्री 4 साल की, मतलब कॉलेज की डिग्री पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल की कर दी है। 10वीं बोर्ड ख़त्म प्लस एमफिल भी ख़त्म। जैसे बीए करते थे फिर एमए करते थे, एमए के बाद मान लो किसी को नेट जीआरएफ नहीं क्लियर होता था तो उसको क्या करना पड़ता था, एमफिल करते थे। अभी एमफिल का चक्कर ही ख़त्म कर दिया, बोला कि एमफिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बीए करो सिंपल, एमए करो, एमए के बाद नेट क्लियर करो और आप पीएचडी करो। एमफिल को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। 1 से 5 तक मातृभाषा जरूरी है, मतलब 1 से 5वीं क्लास तक क्या है, मदर टंग सिखानी जरूरी है, मातृभाषा सिखानी जरूरी है। अदर लैंग्वेज भी सिखा सकते हो उसके साथ साथ, जो उस एरिया की जो भाषा है उसको भी क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, मतलब 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी, मतलब हर 6 महीने में क्या होगी, आपकी फाइनल परीक्षा होगी, आपको क्लियर करनी पड़ेगी वो। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे पूरे साल में एक बार ईयरली हमारे एग्ज़ाम होते थे, तो बच्चा मतलब पूरे साल तो पढ़ाई करता नहीं था। जब जनवरी फरवरी का महीना आता था, जैसे मार्च में पेपर होते थे, तो उससे 1 या 1.5 महीने पहले ही वो क्या करता था, पढ़ाई करता था। मतलब वो उसी टॉपिक को पढ़ता था जो पेपर में आने के होते। ये नहीं था कि भाई वो और भी चीज़ों को देखता कि भाई ये भी है हमारे सिलेबस में, उसको नहीं, वो मेन ही चीज़ों को पढ़ता था, जिससे उसकी मतलब जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, जो बच्चे की पढ़ने की इच्छा शक्ति है, वो क्या होती थी, ख़त्म होती थी। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट होता था। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, मतलब कॉलेज की डिग्री कितने साल की होगी, 3 और 4 साल की। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे 3 की होगी और कैसे 4 की होगी। 2 साल पर डिप्लोमा की डिग्री और 3 साल पर डिग्री मिलेगी, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं उनको 4 साल की। ये सारी चीज़ें अब हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन 4 ईयर्स बीए बीएससी बीकॉम। देखो पहले हम ग्रेजुएशन करते थे तो उसको बोला जाता था कि भाई हम जाते थे कि बीए, आपका बीए में एडमिशन होगा, बीएससी में एडमिशन होगा या बीकॉम में एडमिशन होगा। अब ऐसा नहीं है, आप सिंपल अभी बोलेंगे कि भाई आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए उसको क्या बोला जाएगा, ग्रेजुएशन। अब देखो ये कैसे होगी, अगर मान लो कोई बच्चा 1 साल की ग्रेजुएशन कर लेता है, 1 साल पढ़ाई करता है, तो उसको मिलेगा 1 साल का सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। अगर 2 साल की करता है तो उसको मिलेगा डिप्लोमा। अगर 3 साल की करता है तो उसको मिलेगी डिग्री। 4 साल का करेगा तो उसको मिलेगा रिसर्च ग्रेजुएशन। क्या मिलेगा, रिसर्च ग्रेजुएशन। अब इसको समझो क्या है ये। मान लो कोई बच्चा है, उसने फर्स्ट ईयर की क्लास क्या कर ली, एडमिशन ले लिया। हाँ, और एक और बात होगी, इसमें भी ऐसे ही मल्टी सब्जेक्ट आएंगे। ये नहीं है कि बीए के सब्जेक्ट है तो बीए के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो बीएससी के भी पढ़ सकता है, वो बीकॉम के भी पढ़ सकता है। जैसे उसने ट्वेल्थ में किया था, ऐसे ही वो क्या कर सकता है, ये कॉलेज टाइम में भी कर सकता है। मान लो चलो ठीक है, उस बच्चे ने कुछ सब्जेक्ट चूज किए और उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। उसका 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल बाद उसकी कोई हादसा हो गया या आर्थिक तंगी हो गई या फिर कोई भी मतलब कोई भी रीजन लगाओ, उसने क्या किया, 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया उसको, और वो कोई जॉब करने लग गया, कुछ भी करने लग गया, तो उसको जो यूनिवर्सिटी है उसको क्या देगी, 1 साल का सर्टिफिकेट देगी कि भी इसने 1 साल किया है। अगर मान लो कोई 2 साल का कर लेता है और 2 साल के बाद वो पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। अगर कोई 3 साल का, अगर पूरे 3 साल का करता है तो उसको जैसे हमें बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री मिलती थी, वो उसको क्या मिलेगी, कंप्लीट डिग्री मिलेगी। जैसे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म फिल करने के लिए हम फॉर्म भर लेते हैं तो उसको क्या मिलेगी, एक डिग्री मिलेगी। अगर हम बात करें, अगर बच्चा करता है 4 ईयर का, 4 ईयर का होता है रिसर्च। रिसर्च मीन्स वो आगे कोई जो पढ़ाई करना चाह रहा है, मतलब जैसे ग्रेजुएशन थी, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो उसको करनी पड़ेगी 4 साल की। अब इसका भी बेनिफिट है, अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, बात तो वही है, इधर घुमा लो या उधर घुमा लो। ग्रेजुएशन करोगे, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको करनी पड़ेगी 4 साल की।
तो अब देखो, पहले एक री एंट्री वाला भी केस बनता है। अब मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है और वो सेकेंड ईयर नहीं कर पाता, या फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेता है, थर्ड ईयर नहीं कर पाता। तो अगर बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ देता है और फिर वो दोबारा से जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको स्टार्टिंग से ही बोला जाता था कि भैया फर्स्ट दोबारा से बीए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, सेकेंड ईयर करो, फाइनल ईयर करो। पर री एंट्री, इसमें री एंट्री का मेन एडवांटेज क्या है, अगर आपने कोई जैसे किसी ईयर को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद आपको स्टार्टिंग से क्लास करनी नहीं पड़ेगी। आपने जिस ईयर से ड्रॉप किया, मान लो सेकंड ईयर से किया, थर्ड ईयर से किया है, और आप फोर्थ ईयर करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक ईयर का कंप्लीट करोगे और आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या है, इसके मेन एडवांटेज है। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जैसे हम सुना होगा कि भी मेरे जैसे चाचा हैं, ताऊ हैं, या फिर कोई मामा, कोई अपने से अगले वाली पहले वाली पीढ़ी में, कि भाई इन्होंने एडमिशन लिया था बीए में और इन्होंने बीए फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल नहीं की, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रही। फाइनल ईयर नहीं की, उसने फाइनल नहीं किया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। परंतु अब वैल्यू होगी। अगर आप 1 साल की भी करोगे तो भी वैल्यू है, 2 की भी करोगे तो भी वैल्यू है, 3 की करोगे तो भी वैल्यू है। तो जो हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें अगर आप किसी भी ईयर तक पढ़ाई करते हो तो उसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। अब हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की भी। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर की होगी या 2 ईयर की। पहले हम करते थे जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह करते थे, तो वो हमारी मेनली 2 ईयर की रहती थी। 3 ईयर की तो हमारी डिग्री होती थी और 2 ईयर की हमारी क्या होती थी, एमए या एमएससी होती थी। परंतु अब यहाँ रूल चेंज हो रहे हैं। अब कौन सी 1 साल की होगी, कौन सी हमारी एमए एमएससी 2 साल की होंगी। अब देखो, मान लो किसी बच्चे ने क्या किया है, 3 साल की क्या कर ली, ग्रेजुएशन कर ली। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा उसके पास डिग्री आ गई। अब वो क्या करना चाह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है। तो उसको अगर 3 साल की डिग्री की है उसने, तो उसको जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसकी, वो कितने साल की होगी, उसकी होगी 2 साल की। जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसकी कितने साल की होगी, 2 साल की। अगर उसने रिसर्च ग्रेजुएशन की है, कौन सी रिसर्च ग्रेजुएशन, तो उसकी जो डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी वो 1 साल की। मतलब कैसे भी करो आपको 5 साल तो क्या होंगे, देने पड़ेंगे इन दोनों को करने के लिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एमफिल क्या है, एमफिल तो ख़त्म कर दी है, पीएचडी वही हमारी 4 साल के लिए होगी। ये आपको नेट जेआरएफ क्लियर करो और आप अपनी पीएचडी करो। तो ये थे इसके एडवांटेज भी। आप मल्टी सब्जेक्ट को चूज करके आप किसी भी ईयर तक अगर पढ़ाई करते हो तो आपकी वैल्यू रहेगी। पहले क्या था, आपने फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फाइनल ईयर भी कर ली और उसमें मान लो किसी सब्जेक्ट में री आ गई है आपकी, तो भी आप क्वालिफाई नहीं होते थे, आपको डिग्री नहीं मिलती थी। परंतु आज अगर आप 1 ईयर कंप्लीट करते हो उसकी वैल्यू है, 2 करते हो उसकी भी, 3 करते हो उसकी भी, हर एक उस पे स्टेज पे आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। अब इसके क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स है। मतलब नई शिक्षा नीति में हमारे जीडीपी का 6% यूज होगा। अब देखो, सबसे ज़्यादा बजट होगा वो किस पे काम करेगा, हमारा न्यू शिक्षा नीति पे। मतलब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब आज के टाइम एट प्रेजेंट जो हमारे 2020 से पहले या जो पैसा इन्वेस्ट होता था, जो जीडीपी होती थी, वो 3% थी शिक्षा के ऊपर। स्कूल फीस, अब जो प्राइवेट स्कूल होते थे वो मनमानी फ़ीस लेते थे कि भाई हमारे स्कूल की इतनी फ़ीस है, ये है, और एक फ़ीस स्ट्रक्चर बना देते थे। परंतु जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके हिसाब से सरकार ने कुछ लिमिटेशन लगा दी है स्कूलों के ऊपर कि आप इतने इस क्राइटेरिया में, इस दायरे में फ़ीस को मेंटेन करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हद तक बहुत ही ज़्यादा ठीक हुई हैं। वोकेशनल कोर्स लागू कर दिए हैं 6 से 7th 8th क्लास में। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, जैसे जो हमारी पढ़ाई होती है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कोर्स भी बच्चे कर सकते हैं। उनकी अगर किसी
चीज़ में, किसी उसमें एक्टिविटी में, जैसे किसी लड़की को खाना बनाने का शौक है, किसी को सिलाई करने का, किसी को कुछ लड़कों को अगर मान लो किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को पेंटिंग करने का शौक है, तो वे होते हमारे वोकेशनल कोर्स, वो भी क्या किए हैं इसमें ऐड किए गए हैं। अब देखो मेन काम हुआ है हमारा रिजल्ट पे। रिजल्ट पे कैसे भी, हमने मार्क्स दे दिए, टीचर्स ने मान लो एक बच्चे को मार्क्स ले लिए, बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की, उसने मार्क्स मिल गए, तो बच्चे से पूछेंगे, सेल्फ असिस्टमेंट करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आपने जो ये मार्क्स ली हैं क्या आप इससे संतुष्ट हो, आपने कितनी मेहनत की है और आपको कितनी करने की ज़रूरत है। तो इस पे भी वर्क होगा कि बच्चे को अपना अपना स्टैंड पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैंने इतना काम किया है, तो जो मैंने जो पढ़ाई की है, क्या वो मैंने जितनी मैंने एफर्ट लगाया है, क्या वो सच में इतना था या कुछ कमी रह गई है। क्योंकि एक आदमी खुद को जज करना, दूसरा आदमी जज करता है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है पार्शियलिटी हो जाए, पर इंसान खुद को खुद जज करे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। फ्रेंड, अब देखो इसमें फ्रेंड बनाने की भी एक वो होती है। अब मान लो कोई बच्चा है फर्स्ट से 12th क्लास तक पढ़ाई करता है, अगर वो फ्रेंड के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके रहता है तो जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो क्या होता है, अच्छा होता है। अगर वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी हैबिट बन जाती है स्टार्टिंग से ही। अगर वो जो अपने छोटे हैं बड़े हैं साथी हैं उनके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप बना के अच्छे से फ्रेंड सर्कल में रहता है, तो क्या होता है एक उसके अंदर सदाचार की भावना आ जाती है। तो उसमें ये भी मेन रोल अदा करता है टीचर। टीचर तो है ही, गाइडेंस लगा लो, उसके पेरेंट्स लगा लो, उसका फ्रेंड लगा लो, उसका मतलब हर तरीके से जो उसकी रूपरेखा है बच्चे की, उसकी जो उसका मोटिव है, उसका गोल है, जो भी कुछ है उसको अचीव करवाने में कौन हेल्प करेगा, टीचर। इसमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर्स को बोला जाएगा कि भाई बच्चे को कैसे उसके गोल तक पहुंचाना है, कैसे उसके दिमाग को इतना क्रिएटिव बनाना है, उसको ऐसी कौन सी बातों से उसकी क्यूरियोसिटी या उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो कि भाई वो किसी काम के प्रति रुचि दिखाए। मान लो किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उसको गाइडेंस ऊपर से अच्छी मिल जाए तो वो क्या उस काम को बहुत ही अच्छे से और मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिमाग से उसको कर सकता है। अब इसके साथ साथ इंडिया में अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज़ ऐड की, वो थी फॉरेन यूनिवर्सिटी। इन्होंने बोला कि जो जैसे हमारे लास्ट स्टेज थी 4 ईयर वाली, उसने बोला कि भाई हम फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाएंगे बच्चों को। अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखा देते हैं, मान लो 9th 10th 11th 12th बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखा देते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सिखाने से क्या होता है बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है कि भाई मेरे को ये लैंग्वेज आती है, मेरे को ये आती है, मेरे को ये आती है। मतलब 12th के बाद ही बच्चे का जो उसकी जो उसका दिमाग है, जिस चीज़ के प्रति उसकी जिज्ञासा है, भाई उसको फ़ॉरेन में जाना है। अगर फ़ॉरेन में जाना है तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश के साथ साथ और भी दूसरे देशों की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो वो उन चीज़ों को सीख के वो बहुत ही जल्दी क्या कर लेता है, अपने आप को फ़ॉरेन में अपना जो बड़े बड़े कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो उद्योग हैं या फिर जो हमारे रिसर्च सेंटर है उसमें क्या करते हैं, अपना मतलब लाइफ सेट कर लेते हैं। क्योंकि जो भी कुछ काम कर रहा है जो हमारी नई शिक्षा नीति, वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और साथ में हमारी टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो मतलब पूरे विदेशों की, सारे देशों की, मतलब पूरे विश्व की जो 50 यूनिवर्सिटी है वो यहाँ क्या करेंगी, काम करेंगी। ये नहीं यहाँ पाकिस्तान की आ जाएगी और आपको यहाँ बम बनाना सिखा देंगी, नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं होंगी जो मतलब गलत काम सिखाती हो, नहीं, वो ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी होंगी। डिपार्टमेंट, भाई अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनेगा, किस डिपार्टमेंट में क्या करना है क्या नहीं है, कैसे पेपर चेक होंगे, कैसे बच्चे की एक्टिविटी चेक होंगी, मतलब हर एक उसका क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। ये क्या होंगे इसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगा लो। टीचर्स को 4 ईयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखो टीचर्स है जो टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी,
क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव आया है वो टीचर्स के लिए भी नया है, बच्चों के लिए भी नया है, हर किसी के लिए नया है। जो गाइडेंस है, जो ट्रेनर हैं, वो क्या करेंगे, टीचर्स को 4 इयर्स तक मतलब उनको एक तरह से ट्रेन करेंगे कि भी बच्चों में अंदर कैसे उनको कोई सेमिनार के थ्रू या किसी मीटिंग के थ्रू या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू टीचर्स को क्या किया जाएगा, गाइडेंस दी जाएगी। और उसी गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए टीचर्स बच्चों को गाइड करेंगे ताकि बच्चों की जो स्किल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इसके साथ ही देखो, किसी चीज़ का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स ज़रूर होता है। इसमें जो नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या है कि भाई इंग्लिश अपना इन्होंने जोर दिया मदर टंग पे, एंड अदर इंडियन या रीजनेबल जो हमारी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है जो हमारी, उन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो इससे हमारी जो इंग्लिश है वो उससे थोड़ा सा मतलब अछूते रह जाएंगे बच्चे, जो अगर हम ज़्यादा अपनी ही लैंग्वेज पे अगर वर्क करेंगे। और अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमें सबसे ज़्यादा काम किस पे करना पड़ेगा, इंग्लिश पे, क्योंकि 99% देशों में इंग्लिश बोली जाती है। तो इसलिए मोस्टली इंग्लिश पे भी थोड़ा सा काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, किसको, सरकार को। एक है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब क्या है कि देखो, अगर कोई शिक्षा है, शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार राज्य और जो केंद्र है दोनों को होता है। तो इसमें बोल दिया कि भाई नई शिक्षा नीति में जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, सेंटर, जो मतलब केंद्र सरकार जो कानून बनेगी वही क्या होगा, मान्य होगा। तो इसका एक थोड़ा सा ये नेगेटिव रिस्पॉन्स रहेगा थोड़ा, इसलिए इसका एक नेगेटिव इमेज में जाता है। बाकी जो हमारी न्यू शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, ये 1 अप्रैल 2022 से क्या हो गई है, सभी स्कूलों में लागू हो गई है। परंतु कुछ स्कूल जो संचालक हैं या फिर कोई जो टीचर्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति में एक प्राइवेटाइजेशन एक वर्ड यूज कर दिया कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सरकार किसकी तरफ, प्राइवेटाइजेशन। अब मान लो कोई गरीब बच्चा है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और उसको फ्री में वो नॉलेज मिल जाती है। मान लो वो इतनी हाई नॉलेज नहीं मिलती जो एक बच्चा 20,000 रुपये की फ़ीस दे के उस स्कूल में जाता है। परंतु एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम इतना काम कर रहे हैं, अगर हम इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं, ये देखो कितना एफ़र्ट लगा दिया हमने, अगर हम इतना एफ़र्ट लगा के हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो गरीब का बच्चा वो तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अमीर वो इतने महंगे स्कूल में जा नहीं सकता, और गरीबों के लिए स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा बैड इफ़ेक्ट क्या आएगा, ये सबसे बैड इफ़ेक्ट आएगा एक जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बच्चा कभी पढ़ ही नहीं सकेगा, उसका डेवलपमेंट हो नहीं सकेगा। इसलिए जो स्कूल संचालक हैं या गवर्नमेंट स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो भी इन चीज़ों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शिक्षा नीति पे जोर दिया कि भाई प्राइवेटाइजेशन करो, पर शिक्षा का इतना भी प्राइवेटाइजेशन नहीं करो कि गरीब का बच्चा अपनी पढ़ाई या अपने हक के लिए ही नहीं खड़ा होगा। अगर उसकी पढ़ाई नहीं होगी, उसकी क्रिएटिविटी नहीं होगी, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उसके दिमाग की कोई सोचन क्षमता जो होगी वो हो ही नहीं ज़्यादा, तो वो कैसे अपने हक के लिए लड़ेगा। अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा तो वो मतलब फिर फ़ायदा ही क्या, वो ही हमारे जो समाज है उसमें वो उसका स्तर क्या हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। हमने जिस चीज़ के लिए काम किया शिक्षा नीति पे वो काम न होकर फिर दोबारा से ही क्या हो जाएगी, उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये थी भाई हमारी आज की नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।